हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि बात हम यहाँ पर करें अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम मौलिक अधिकार का अर्थ और महत्व के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए ये जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। जो भारत के नागरिक है उनको मौलिक अधिकारों का भी ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। जिनको मौलिक अधिकार का ज्ञान नहीं रहेगा वो देश में कहते हैं नहीं अपना जो है अधिकार समझ पाएंगे। तो देखिए चलिए देखते हैं हमारा आज मौलिक अधिकार क्या है, क्योंकि ये कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसको जो है ध्यान से सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात होगा उसको नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा, तभी जो है आप इस पे जो है सब्जेक्ट पे पकड़ बना पाइएगा। कहते हैं वो अधिकार जो संविधान में वर्णित है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार सभी नागरिकों को शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास और पुनर्रूपण सुनिश्चित करते हैं। वह उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा शर्तों को सम्मिलित करते हैं जो एक उचित रहन सहन के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का एहसास पैदा करता है, क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत से पिछड़े जाति के लोग होते हैं। अगर मौलिक अधिकार हमारे पास नहीं रहेगा तो उनके साथ सदैव ही असुरक्षा की भावना जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं पुराने समय में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा दुराचार हुआ है और उनके तरह बहुत तरह की जो है प्रताड़ना दी गई है। तो कहते हैं मौलिक अधिकार होने की वजह से जो है इसमें कानूनी सख्ती से जो है कदम भी उठाती है, इसलिए मौलिक अधिकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वो बहुसंख्यकों के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा प्रतिस्थापित करते हैं। आधारभूत अधिकार जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति को बोलने का अधिकार ना हो, हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं हो, तो कहते हैं कई मायने में लोकतंत्र नहीं रह जाता है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर लोगों की अपनी राज हो, वहाँ पर किसी प्रकार की जो है मनाही न हो। कहते हैं मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक प्रदान करते हैं। वो सरकार की जांच परख के रूप में कार्य करते हैं और हमारे देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों को ही और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यानी देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें आचरण, नागरिकता होने की और न्याय एवं निष्पक्ष क्रियाकलाप के जो है मानक प्रदान करता है। यानी आप एक कैसे आचरण आपने करना है, आप किस देश के नागरिक हो, उस देश से कैसे आपको उस देश में बिहेव करना है, आपके लिए न्याय प्रणाली कैसी रहेगी। ठीक है, साथ में अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो ये देश के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को भी बहुत ही सुचारू रूप से जो है सोल्यूशन करती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धारा जो है 14 से 32 में मौलिक अधिकार उल्लेखित है। यह अधिकार न्याय संगत है। देखिए कई बार जो होता है MCQ क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान के कौन से भाग में के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 है और धारा भी कभी भी पूछ लिया जाता है। तो 14 से 32 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में जो है पूछी जाती है। ये कई क्लास कहते हैं ना, ये जो है कहते हैं बड़े बड़े क्लासों के लिए बहुत जरूरी, चाहे UPSC के एग्जाम भी देते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये यहाँ पर एक वर्ड आया है न्याय संगत। देखिए न्याय संगत का अर्थ क्या होता है? न्याय संगत का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी अन्य द्वारा किया गया तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय में आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो। इसका मतलब है कि सबके लिए जो न्याय संगत है, यानी न्याय सभी के लिए है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी जो है हमारे देश के जो है मौलिक अधिकार जो है हम विशिष्ट बना देती है। हमारे संविधान जो है विधायक और कार्यपालिका को न तो कानून न ही कार्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारों को तोड़ा या मरोड़ने की अनुमति देता है। यानी हमारे कोई भी चाहे विधायक पालिका के सदस्य हो चाहे कार्यपालिका हो, इनमें तोड़ना मरोड़ना उनको नहीं दी गई अनुमति। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार में बाधक सिद्ध होते हो। आप इन बारे में जो है न्यायपालिका के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मौलिक अधिकार को जो है उच्च न्यायालय किस प्रकार जो संरक्षित प्रदान करता है। तो उस चैप्टर आने का प्रतीक्षा कीजिए। कहते हैं कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों द्वारा भी उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण विधियों के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए कोई विदेशी भी हमारे देश में आकर इन जो है मौलिक अधिकारों का जो है उपयोग कर सकता है। जैसे कि समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यानी कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि दूसरे के धर्म के प्रति गलत अवधारणाओं का जो है व्यक्त न करे।
ये दोनों अधिकार नागरिक तथा विदेशियों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन से अधिकार हैं जो हम भारतवासी भी उपयोग कर सकते हैं और विदेशी वाले भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि समानता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेश वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत होने के बावजूद भी असीम नहीं है। कहते संविधान सरकार को जो है लोक हित में हमारे अधिकारों का उपयोग पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी जो है कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत ही रहेगा। अगर देखा जाए तो भारत संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। पहले के समय में अगर देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। यद्यपि वर्ष जो है 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तब से ये एक कानूनी अधिकार बन गया। अब जो है मौलिक अधिकार हमारे समक्ष 6 है और ये जो 6 मौलिक अधिकार आपके समक्ष दिख रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका जितना हो सके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये साधारण लैंग्वेज में है और साधारण भाषा में है। तो ये नोट कर लेना आपके लिए एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको देखना है, देखिए समानता का अधिकार हमें दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार भी दिए गए हैं, सर्वैधानिक उपचार का अधिकार भी जो है हमारे इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पहले जो है अधिकार के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। समानता के अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समानता के अधिकार का अर्थ यही है कि सभी नागरिक सामान्य रूप से विशेष अधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर विभेद के रूप में रक्षा करता है। तो ये समानता का अधिकार ही हमें इन सारी चीज़ों को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर भी देखा जाए तो समानता के अधिकार के 5 प्रकार से जो है यहाँ समानताएं दी गई है, जो हम 5 जो है अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला विषय हमारे लिए क्या है। पहला हमारे लिए विविधों के समक्ष समानता, यानी विविध के समक्ष समानता। इसका अर्थ यही हुआ कि संविधान के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति को विविध के समक्ष समानता या सामान्य सुरक्षा देने का अस्वीकार नहीं कर सकता है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर आपको जो है देखा जाए तो आपको सुरक्षा का अधिकार पूरा दिया गया है। विधियों की समक्ष समानता का अर्थ कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी जो हमारे राइट बने हुए हैं उसके ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उनको भी सजा दी जा सकती है और सभी कानून के समक्ष सामान्य ही है। हर व्यक्ति को न्याय जानने का सामान्य अधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष सामान्य सुरक्षा का भी अर्थ अलग अलग समुदाय के 2 व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो वो सामान्य दंड के ही भागी होंगे, ये नहीं कि दोनों को अलग अलग सजा दी जाएगी। तो ये हमारे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रावधान है। विधियों के समक्ष सबको जो है समानता का अधिकार दिया जाता है। न्याय किसी प्रकार के जो है किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया गया है। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन तथा दुकान तथा भोजनालय जाने पर मनाही नहीं है। राज्य के कोष से पुण्य अथवा आंशिक रूप से प्रबंधित कुआं, तालाब, स्नाई, घाट, सड़कें आदि के उपयोग पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि राज्य जो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए जो है अधिकृत है। राज्य इन वर्गों के लिए जो है शैक्षिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित कर सकता है और जो शुल्क में छूट भी दे सकता है या विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंधन भी कर सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो धर्म उसका कुछ भी हो, उसका वंश कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, जन्म स्थान कहीं भी हो, तो उसके साथ कोई तरह का भेदभाव नहीं हो सकता है। ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को विशेष तौर पे रखा गया है। अब कहीं भी जा सकते हो, चाहे आप कुएं में पानी भरने जाओ, तालाब, स्नान घाट, सड़क इत्यादि सबका जो है आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन कहते हैं इन सब चीज़ों का जो है आप दूषित करोगे तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। कहते हैं हमारे संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के जो है संबंध में सामान्य अवसर की गारंटी देती है, यानी सभी को जो है रोजगार मिलने की गारंटी देती है। सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके नियुक्ति जो होगा सामान्य रूप से किया जाएगा जो व्यक्ति उस चीज़ के योग्य हो, यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। हालांकि इन अधिकारों का उपयोग निश्चित सीमाओं तक ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अशुद्धता का उन्मूलन। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते सब जो है संविधान अशुद्धता का उन्मूलन भी करता है तथा उसके किसी भी रूप में इस्तेमाल का जो है निषेध सदैव करता है। निम्नलिखित बॉक्स में दिए गए कार्य अशुद्धता के आधार पर किया गया हो तो उसे अपराध माना जा सकता है। देखिए कौन कौन सी बातें हैं जिसको अशुद्धता के ऊपर जो है कानूनी अपराध माना गया है। तो पहला बात आता है कि सार्वजनिक स्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही नहीं होगा, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को जाने का पुण्य अधिकार है। दूसरा है सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये भी कानूनी अपराध है। अशुद्धता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो है अपमानित करना भी ये कानूनी अपराध के रूप में आया है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशुद्धता को बढ़ावा देना भी ये कानूनी अपराध के कैटेगरी में आएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपाधियों की समाप्ति। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आया था कि सभी राष्ट्रीय विदेशी पदवी का जो लोगों के बीच में कृत्रिम विशेषताओं की संरचना करती है उन्मूलन कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया है। पहले लोग होते थे अपनी पदवी का जो है गलत उपयोग किया करते थे, अपने नाम के साथ उसको जोड़ लिया करते थे, तो इसको जो है हटा दिया गया है। कहते हैं इस प्रावधान के संविधान में राय साहब, राय बहादुर जैसे पदवी को कुछ भारतीयों को उपनिवेश शासन में प्रभावकारी सहयोग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी। कहते दूर करने के लिए समाहित किया गया था और इस तरह पदवी प्रदान करने का कार्य भी विधि के समक्ष सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध था। मानवता का या देश के जो है प्रशंसनीय सेवाएं करने वाले व्यक्ति या नागरिक को भारत के राष्ट्रपति उनके सेवाओं का उपलब्धियों के लिए नागरिक का सैन्य सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र इत्यादि प्रदान कर सकते हैं, परंतु इन्हें उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात था। हमारा जो तीसरा पॉइंट यही बात दर्शाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहते हैं भारत के लोग न केवल अंग्रेजी द्वारा बल्कि महाजनों एवं जमींदारों द्वारा भी कई बार शोषित किए गए थे। इसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बंधुआ मजदूरों के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानूनी के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य की बड़ी जो है आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों को सेवा का जरूरत होती है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपाय का प्रदान करता है। कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखाने और खाने और खतरों के कारोबारों में नियुक्त की प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह था कि मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या बेचा जाता है। तो देखिए ये बात मैं कई मायने में देखना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि हमारा देश में जो है ये इस तरह की प्रावधान बनी हुई है। कहते हैं फैक्ट्री में बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धड़ल्ले से जो है फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं छोटे छोटे। वेश्यावृत्ति की भी जो है हमारे देश ने पूरा ही गढ़ बना लिया है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते ही रहते हो और देखते ही रहते हो। कहते हैं सरकार ने रूल रेगुलेशन इसमें है बनी हुई, लेकिन बच्चों का भी शोषण हो रहा है और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर जो खुलेआम हो रहा है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत एक बहुधार्मिक देश माना गया है। हमारे देश में हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोग होते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो है 8 तरह के जो है धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने को नहीं पता है कौन कौन से धर्म है तो मैंने सोशोलॉजी में भी इसको जो है वीडियो रिलीज़ किया था, उसको आप देख सकते हो कौन कौन धर्म है और उनके क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं संविधान प्रत्येक व्यक्तियों के अंत का कारण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है। यानी आप कोई भी धर्म मानते हो, आपको ये अधिकार है कि आप इसकी स्वतंत्रता ये दी जाती है कि आप मान भी सकते हो और इसका प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन प्रचार करने के लिए आपको जो है गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है या दूसरे धर्म को किसी तरह का जो है मानहानि नहीं करना है।
कहते हैं यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म में संबंधित क्रियाकलाप करने का अधिकार भी अनुमति है। यानी आप यज्ञ भी कर सकते हो, आप किसी प्रकार की हर तरह के जो है क्रियाकलाप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मानव बलि के या किसी भी चीज़ की बलि देने के लिए प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी जीव की रक्षा करना हमारा संविधान का सबसे परम कर्तव्य भी माना गया है। तो आप कोई भी क्रिया कर सकते हो, किसी भी कार्य करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात धार्मिक के रिगार्डिंग आता है। प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मस्थल उद्देश्य के लिए संस्था प्रतिस्थापित तथा प्रबंधन को अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह का कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने तथा सब प्रबंधन करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे संविधान राज्य कोष की पुण्यता प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थाओं में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हमारा देखिए कोई भी अगर शैक्षिक संस्था है, कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी है, आप वहाँ पर किसी प्रकार के धर्म की जो है ज्ञान नहीं दे सकती हो। ये हमारी धर्म शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार कदाचित नहीं करता है। यह प्रतिबंधन उन संस्थाओं पर भी लागू नहीं होता है जो राज्य कोष से पुण्यता प्रबंधित नहीं है। लेकिन ऐसे संस्थाओं में भी किसी बच्चों को धार्मिक उपदेश देने मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों को इच्छा है तो प्राप्त कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो वो ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है, इन्हें कानूनी व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं भी कर सकता है। यदि हम बात करें पांचवें अधिकार का, तो यही बात पांचवा अधिकार बताता है हमें कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। देखिए भारत विभिन्न संस्कृति, लिपियों तथा भाषाओं का एक विशाल देश माना गया है। ठीक है, लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति तथा भाषा को अनुचित बनाने के लिए एक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्था स्थापित तथा प्रबंधित करने अनुमति भी देता है। वित्तीय सहायता स्वीकृति करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थाओं के राज्य द्वारा विभेदित नहीं किया जाता, यानी कोई तरह के भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी संस्था हो उनको सामान्य रूप से जो है सरकार देखती है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य को मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित भी करता है। राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वह देश में मिली जुली संस्कृति की रक्षा तथा उसका प्रयास करे। देखिए राज्य का यह अधिकार होता है कि कोई भी संस्कृति के लोग आपके अगर राज्य में रहते हैं तो उनको हर तरह से जो है सुरक्षा प्रदान करना, उनकी हर तरह के जो है सुरक्षा देना और उनकी हर बातों जो उनके अनुष्ठान है वो करने का पूरा अधिकार दिया जाए। कोई भी संस्कृति अपना अपनाते हैं, इसमें राज्य को संरक्षण देना बहुत जरूरी पड़ जाता है। कहते हैं इसलिए संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है हमें विशेष अधिकारों में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बताया गया है, अंतिम जो हमारा अधिकार दिया गया है उसे सर्वधानिक उपचार का अधिकार दिया गया था। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार का यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है और आप इससे क्या जानना चाहती हो। कहते हैं सभी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने के बाद आप के मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि यदि राज्य के किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक मौलिक अधिकार को दबा दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है। यानी मान लीजिए किसी राज्य में आप रहते हो, लेकिन आपको कई मानने में वहाँ पर कुछ फंडामेंटल जो राइट दिए गए हैं उसको आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में आपको जाने से रोका जा रहा है, ठीक है, आपको जो है न्याय नहीं दी जा रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ है। कहते हैं ये घटना जो है आए देखने को आपको मिलेगा भी। कहते हैं अगर आप कानून के पास जाओगे, वहाँ पर कोई कहते पुलिस स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पर बंदे जो होते हैं आपकी बातें नहीं सुनते हैं और आपको इग्नोर कर देते हैं। आपने जनरली देखा ही होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या आप अगर कुछ बोलते हो तो आपको थप्पड़ भी मार देते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा अगर बाइक आप चला रहे होते हो, अगर आप थोड़ा सा भी उनसे बातें करते हो तो दे थप्पड़ मार देते हैं। मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूँ कि भाई उनमें कौन सा गुरूर होता है कि बंदा अगर कोई आम नागरिक उनसे कोई प्रश्न भी पूछता है तो थप्पड़ और गाली से ही बात करने लग जाते हैं। तो उनको कौन सा अधिकार दे दिया गया, कौन सा हमारे भारत के संविधान ने ये उनको ऑर्डर दिया है, कौन सा अधिकार है जिसमें कोई भी नागरिक अगर कोई अधिकारी हो जो उच्च पद पे हो उनसे अगर हम बात तलब भी करना चाहें या तो गुस्से में बात करेंगे या गाली से बात करेंगे या आपको थप्पड़ मार देते हैं। ये जनरली आपने रोड पे भी देखा होगा, कोई पुलिसकर्मी से थोड़ा सा दो बात बोल तो लो कि थप्पड़ और लाठी ही चलने लग जाते हैं उनके। तो ये प्रावधान कैसे बनाया गया ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या उनके पास स्पेशल कोई पावर दे दिया गया है कि आम नागरिक को बिना बातें के ही वो मारने लग जाए। दोस्तों ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये आम है और ये किसी के साथ भी व्यतीत हो सकता है।
आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पे है तो वो अपने ही गुरूर में होता है, क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा और यही संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें देता है। मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके पास कुछ कानून मिले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये कानून तो होते हैं लेकिन इस कानून तक कोई व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है। कहते हैं अब कोई मारता है या कोई गाली गलौज करता है, बड़े बड़े अफसर सब, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम चुपचाप अपने घर पे आके सो जाते हैं। सिर्फ हम गुस्सा निकाल लेते हैं, अपने मन ही मन कुछ बातें बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम किसी बड़े अफसर के पास जाएंगे उसकी शिकायत लेके तो कहते हैं पुलिस पुलिस भाई भाई ही होते हैं, हम नागरिकों को वो बात नहीं सुन पाते हैं। ये आपने जनरली देखने को मिला भी होगा। अगर कोई अपराध हो रहा हो, अगर वो पुलिस के विभाग में है तो उसकी बातें सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरे व्यक्ति की बातों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ये मैं जानता हूँ आज के संसार का ये अधिनियम बन गया है, ये रूल रेगुलेशन बन गया है। कोई अच्छे पद पे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है, अगर आपको ऐसे जाओगे आम जनता बन के तो वो तो एडमिशन लेने से रहे, लेकिन जैसे आपको कोई सिफारिश मिल जाता है, कोई टीचर का मिल जाता है, कोई अफसर का मिल जाता है, बिना आपके कुछ पूछे जाने फटाक से एडमिशन ले लिया जाता है सरकारी स्कूलों में। तो ये सब बातें आम है, जर्नल है, लोग इन चीज़ों से बहुत त्राही है, लेकिन फिर भी लोग जो है ये सब करते हैं और सहते हैं। तो यही संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे माइंड में ये बात प्रश्न उठेगा कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति का एक से अधिक मौलिक अधिकार को दबा दिया जाए। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है कि हम किसी से बातें कर सकते हैं, कोई हमें गाली नहीं दे सकता बात करने के लिए, तो ये सब हमारा अधिकार है। अगर ऐसा अधिकार है तो क्या हम कर सकते हैं? हमारे संविधान के भाग 3 में इस अधिकार की रक्षा हेतु कानूनी उपचार है। यदि इसका उल्लंघन राज्य या किसी दूसरे संस्था या व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कानूनी अधिकार में हो या कोई सरकारी नौकर हो, यह भारत के नागरिक को इस अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि अगर छोटी घटनाओं के लिए अगर हम बड़े बड़े उच्च न्यायालय में जाएंगे तो उन उच्च न्यायालय तो ऐसे ही व्यस्त होते हैं, तो वहाँ हमारी कौन फरियाद सुनने वाला है? राज्यों को ऐसी किसी कानून को बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकार के विरोध रहता हो। कहते संविधान जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिए गए बॉक्स में वर्णित आदेश या आज्ञा पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं पहला तो यह कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। देखिए लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस से ये न्याय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्तियों को पहले ही शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या उसकी मुक्ति न्याय उचित ठहराया जा सके। उसके बाद है परमादेश यानी मैंडमस। मैंडमस यही कहता है कि ये लैटिन वर्ड है, यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश है कि वह अपनी संबंधित कार्यवाही सुचारू रूप से कर सके। उसके बाद है प्रतिशेष्ट। देखिए ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश होती है जो अधीनस्थ न्यायालय या कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई पर जो है निषेध करती है। देखिए दोस्तों ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन ये जो है हमारा प्रावधान है कि अगर हमारे साथ कोई दुराचार करता है तो और भी जगह है जहाँ पर हम अपना अपील कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ तक कोई अपील करता ही नहीं है। बंदे मार खा लेते हैं, कानून के जो है दुराचारों का सहन कर लेते हैं, लेकिन इतना अधिक लेवल तक कोई नहीं जाता है। यहाँ तक तो बड़े बड़े लोगों की ही पहुँच है। आम जनता तो 2 रोटी कमाना जानती है और बाल बच्चों के पेट भरना ही जानती है, उनको इतने बड़े कानून तक जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारा संविधान में यही बात मैं कहता हूँ कि चाहे नागरिक हो, चाहे कोई अच्छे अधिकारी हो, चाहे बड़े पोस्ट पे हो, सभी व्यक्तियों को अपने कानून में रह के बात करना चाहिए, कानून की तरह ही चलना चाहिए। कहते हैं किसी को कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया गया है। मैं एक ही बात सदैव जानता हूँ, कोई व्यक्ति को अगर स्पेशल कोई बात है, उसके अंदर कोई स्पेशल पावर दी गई है तो वो उसका अपना निजी नहीं है, वो देश की रक्षा के लिए सार्वजनिक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझदार बनना है, चाहे वो बड़े विभाग में हो या बड़े कर्मचारी हो। वो भी भारत के नागरिक हैं और उन्होंने इतना अच्छा पद प्राप्त किया, बेशक नहीं उन्होंने काबिलियत से प्राप्त किया है, लेकिन कहते हैं अगर काबिलियत आपके अंदर अच्छी गुण की थी तो आप बुरे गुण मत अपनाओ और देश को जो है बुरे मत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे हमारे समाज बिगड़ जाता है। आज व्यक्ति जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में अपना हेल्प मांगने इसलिए नहीं जाते कि उनको डर लगता है कहीं उन्हीं को बंधक बना के अंदर ना रख दे।
तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं जब आप ही डर पैदा करोगे तो न्याय लेने कौन आएगा आपके द्वार। तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। उसके पश्चात है अधिकार पुच्छ यानी क्वे वेरेंट। यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में जिसका वह अधिकारी नहीं है कार्य करने से रोकता है। उसका उत्प्रेक्षण इस शब्द का अर्थ क्या करना है की सूची देना। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी केस को जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने के लिए इस उपदेश का प्रयोग किया जाता है। कहते ये आज्ञा पत्र व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए विधायक, कार्यपालिका तथा अन्य किसी पदाधिकारी के द्वारा दबाव के विरुद्ध पुरोगामी प्रभाव रखते हैं। यदि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है तो संविधान उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 की आत्मा है। तो कहते हैं ये संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देशवासियों के लिए ज़रूरी है जो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। देखिए दोस्तों ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसको आप कई क्लासों तक जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना है, जिससे ये जो है दूसरे बच्चे तक भी इसको वीडियो को पहुंचाना है, जिससे वो भी इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सके। कहते हैं जग कल्याण ही मानव का परम धर्म है। ठीक है, तो ये करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपका एक और फ़र्ज़ बन जाता है कि इस चैनल को कैसे हम सेव करें, और सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा, तभी ये सेव होगा, तभी आपका जो है मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहेगा। चाहे अगर आपको कोई वीडियो की ज़रूरत है और वो आपको ढूंढना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब पर बोलते हो कि हमें ये टॉपिक चाहिए तो तिरपान स्टडी सेंटर का नहीं आएगा। इस जगह वो पहले वाले वीडियो आएंगे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने डाल रखा है या बहुत से व्यक्तियों ने डाल रखा है। तो आप तिरपान स्टडी सेंटर के जो वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। जो वीडियो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है वो वीडियो देखो और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करो। दोस्तों हमारा जैसे कि दूसरा राइट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें सभी स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी जाती है। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं होती है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 6 गारंटी की, तो वो 6 गारंटी कौन कौन से हैं ये जानना रोचक होगा। देखिए हमारे समक्ष 6 जो है अधिकार आ चुके हैं जिसको आपको अपना कॉपी पे भी नोट डाउन करने हैं। कहते हैं अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो शायद एग्जाम तक आपको नहीं मिल पाएगा। आप ये वीडियो देख भी रहे होगे फिर भी पता बाद में अगर रिसर्च करो तो शायद ना भी मिले, तो आपको टेंशन का सबब बन सकता है। तभी मैं हमेशा यही बात कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ये फ़ायदे में रहोगे। यहाँ पर हर तरह के वीडियो आपको मिलेगा, वो भी आपके अपने लैंग्वेज में अपने समझ के लिए। तो सोचना नहीं होता है दोस्तों, सब्सक्राइब करके सेव करना ही समझदारी वाली बात आती है। चलिए ये तो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ये आपके विवेक के ऊपर आश्रित है। हम देखते हैं हमारा 6 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमारे समझ आता है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भाषण देने की स्वतंत्रता मिल जाती है। बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता इसमें रहती है। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त दी गई है। अब भारत में कहीं भी स्वतंत्रता रूप से जाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, पहले जो था जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो है 370 धारा हटा दिया गया है, जो आप वहाँ पर भी आप जा सकते हो। कहते हैं उसके बाद भारत के किसी भी भाग में रहने व जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता थी। उस समय किसी भी कार्य, व्यापार और व्यवसाय, नौकरी करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब चलिए देखते हैं हम इसको संक्षिप्त में। ठीक है, क्या क्या इसमें वर्णित। सबसे पहले हमारे समक्ष तो यही आता है भाषण तथा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। कहते हैं ये एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने, वाद विवाद करने तथा विचारों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित होती है। हालांकि ये स्वतंत्रता जैसे भाषण तथा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता असीम नहीं है। राज्य को सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता इत्यादि के हित में इस प्रकार का प्रयोग पर जो है उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। कहते हैं अगर न्यूज़ वाले अगर किसी के अधीन हो जाते हैं तो वो देश जो है लोकतांत्रिक नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार की ही इच्छाओं से न्यूज़ चलने लगते हैं। तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेस को स्वतंत्रता रहना इसके अंतर्गत आता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो ये बात यहाँ पर
क्लियर दी गई है कि स्वतंत्रता हमारी कब खत्म हो जाती है। कहते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान इन स्वतंत्रताओं को जो है निलंबित किया जा सकता है। अगर कभी हमारे देश में कोई आपातकालीन आ जाता है तो आपको बहुत सी स्वतंत्रता को जो है नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कोरोना वायरस में आपकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दी गई थी, आपको घर में कैद कर दिया गया था, तो उस समय जो था आपकी स्वतंत्रता बाधित हुई थी। जो ही धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती है तो ऊपर वर्णित सभी अधिकार जो है सिवाय जीवित रहने की स्वतंत्रता को छोड़कर स्वयं ही आपातकाल जारी रहने पर निरस्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यानी सिर्फ आप जीवित रहते हो, कैसे कंडीशन में रहते हो, सिर्फ यही आपके पास बचेगा, बाकी हर एक जो है कंडीशन आपको खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्र में आपातकालीन घोषणा होगी तब इस तरह के जो है कंडीशन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ हद तक आपने कोरोना वायरस में भी इस घटना को देख रहे होंगे। जो ही आपातकाल समाप्त होने की घोषणा होती है सारी स्वतंत्रता फिर से लागू हमारे ऊपर हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा। कहते हैं यह संवैधानिक प्रावधान किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध में अभिव्यक्त है उसकी जो है मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी एवं अत्याधिकारी सजा के विरुद्ध जो है सुरक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय सजा नहीं दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप देखते हो फिल्मों में भी कोर्टों में जो है झूठे गवाह प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये बात अगर कोर्ट को पता लगता है तो झूठी गवाह पेश करने के जो है इसके भी सजा वहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये भी आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि हम अपराध तो एक बार कर चुके हैं तो इसका हमें 2 बार सजा नहीं मिलेगा। तो कहते हैं हमें अपराध करना ही नहीं चाहिए जो हमारे देश के लिए और हमारे परिवार के लिए जो है सबब बन जाए। उसके पश्चात हमारे समक्ष जीवन तथा वैश्विकता स्वतंत्रता की सुरक्षा। कहते हैं संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। यह गारंटी देता है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना कानून के इजाज़त के छीने भी नहीं जा सकते हैं। यह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को केवल कुछ संघीय अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सजा को भी जो है रक्षा सुनिश्चित करती है। वो केवल कानूनी उल्लंघन के लिए ही सजा पा सकता है, यानी कानून के उल्लंघन करते हैं तो सजा दी जा सकती है, अदरवाइज कोई व्यक्ति किसी को सजा देना कानूनी अपराध माना गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक। देखिए ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि हमारा संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निश्चित अधिकार देता है। कहते प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति बंदी बनने जाने के कारण बताए बिना गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार करना है तो पहले आपको जो है गिरफ्तारी के वारंट लेके आना पड़ेगा, नहीं तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना बताए आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना कानून के अपराध में है। उसे अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील की राय ले सकता है अथवा मुकदमा लड़ सकता है। अभिव्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकट दंड अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी की जाती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी औरत को हम अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए एक औरत कांस्टेबल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमारे समाज में होता ही नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे, संविधान में जो लिखी है उस बात को तो हम मान्यता मानेंगे, लेकिन कहते हैं बहुत से कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को खंडित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इवन कि जो कहते हैं कानून की रक्षा करने वाले ही इन रूल रेगुलेशन का धज्जियां उड़ाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत बातें जो है सोच विचार के और गहराई से यहाँ पर दी गई है। हालांकि रक्षा के उपाय विदेशियों तथा अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। इसमें एक और बात आती है कि बंदी निवारक का अर्थ क्या है। देखिए बंदी निवारक हमारे यहाँ वर्ड आया था तो उसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक भी रहेगा, क्योंकि जब राज्य को यह अनुमति हो कि किसी व्यक्ति जो अपराध करने वाला हो, राज्य की सुरक्षा खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रहे हो, तो राज्य उसी सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। ठीक है, हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस बंदी कानून के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है जब तक कि परामर्शदात्री समिति जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय के जज होने की योग्यता रखते हो, उनकी अनुमति मिली हो। ऐसी समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के
पदासीन न्यायाधीश द्वारा होती है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर देश को खतरा में डालता है तो उसके प्रति कोई भी वारंट निकालने की जरूरत नहीं होता, उसको जो है गिरफ्तार करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो देश के लिए खतरा का सबब बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेना ही न्याय उचित मानी जाती है और लोगों की सुरक्षा भी इसी में निहित भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष शिक्षा का अधिकार। कहते हैं संविधान के 66वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नई धारा जो जुड़ी थी 21(1) को, धारा 21 को बाद जोड़ा गया था। हमारा पहले 21 धारा था जिसमें शिक्षा का अधिकार था, लेकिन 21(a) में जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया। इस जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की सूची से इसे हटा दिया गया। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करना होगा। आगे यह कहा भी गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का, अभिभावक की जिम्मेदारी होती है और ये जरूरी भी है किसी भी व्यक्ति को बाल जो है श्रम नहीं करवाया जाए, उनको शिक्षा पर महत्वपूर्ण जो है अपना भागीदारी निभाने की जरूरत है। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो बाल मजदूरी हद से अधिक है, लेकिन फिर भी ये कानून जो है बहुत काफ़ी अच्छा है कि हर एक बच्चे को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो 6 साल से 14 वर्ष के अंतराल में ही क्यों ना हो। कहते हैं अगर 6 से 14 वर्ष के अंतराल में बच्चे अगर सुचारू रूप से पढ़ ले तो ये देश के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हमारा विडंबना यही होता है कि हमारे कहते हैं कानून में हर एक बात की जो है सुचारू रूप से वर्णन है और अच्छे यहाँ पर बताई भी गई है, लेकिन फिर भी जो है इसका अमल नहीं हो पाता है, जो बहुत बड़ी विडंबना के रूप में हमारे समक्ष खड़ा है। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं देश के भलाई के लिए तो जरूरी भी है।